शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। हम आज बात करेंगे आयुर्वेद के जरिए कोरोना के बाद की देखभाल की, जहां कोरोना का नया स्ट्रेन भी परेशानी का सबब बना हुआ है। हर दिन एक नया स्ट्रेन पाया जा रहा है जिससे मेडिकल साइंस जूझ रहा है। वहीं इन सब के बीच आयुर्वेद में आशा की किरण दिख रही है। आयुर्वेद में इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें अपने शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करते हैं और ऐसे में आयुर्वेद में बताई गई जड़ी बूटियों के सेवन और चिकित्सा प्रक्रिया के पालन से हम खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत कर सकते हैं। साथ में अगर कोई कोरोना से ग्रस्त हो जाए तो आयुर्वेद के जरिए उसकी देखभाल अगर हो तो उसमें जल्द सुधार होता है। आयुर्वेद के नियमों के मुताबिक मरीज के खानपान का पूरा ख्याल रखना चाहिए और उन्हें खूब सारा तरल पदार्थ पीने को दें। कोरोना मरीज के लक्षणों पर नजर रखें और अगर मरीज को सांस लेने में दिक्कत, छाती में तेज दर्द हो रहा हो, तो मरीज बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हो, तो ऐसे गंभीर लक्षण दिखने पर तत्काल उनके डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह से ही कोई निर्णय लें। मरीज के साथ किसी भी तरह के शारीरिक संपर्क न रखें और मरीज का अलग कमरा, बाथरूम होना चाहिए। मरीज के कमरे की खिड़कियां खुली रखें ताकि सही वेंटिलेशन बना रहे। सूर्योदय से पहले जागना और जागने के बाद गर्म पानी पीना, इसके अलावा व्यायाम, योगासन, प्राणायाम करना, उससे श्वसन तंत्र में एकत्रित कफ निकल जाता है और ब्लड फ्लो तीव्र होने से शरीर में स्फूर्ति आती है। पूरे शरीर में सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और मरीज दिन में 2 बार गर्म पानी से गरारे करे और साथ ही भाप भी ले। कोरोना इलाज आयुर्वेद और योग से हो सकता है, लेकिन इस प्रोटोकॉल के तहत कोरोना के सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट केसेस का ही इलाज किया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस और साथ ही प्रोटोकॉल जारी किया है और कोरोना होने के बाद आयुर्वेदिक पद्धति से देखभाल से मरीज जल्द ही ठीक भी हो जाते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद ही खास मेहमान हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा प्रकाश। सबसे पहले हम डॉक्टर शिखा प्रकाश का परिचय आपसे करवा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शिखा। आपको बता दें कि डॉक्टर शिखा प्रकाश को आयुर्वेदिक उपचार में 10 साल का अनुभव है और आपको खास तौर पर माइग्रेन और साथ ही पेनक्रिएटिक्स, लीवर और बीमारियों से विशेषज्ञता प्राप्त है। आपने देश विदेश में सेमिनार्स में भी हिस्सा लिया है, कई संस्थानों से आप जुड़ी हुई हैं, रिसर्च पेपर्स में भी लिखे हैं और आयुर्वेद में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको 2018 में स्मृति सम्मान से नवाजा गया। आपको यूथ आइकन फॉर आयुर्वेद के सम्मान से भी सुशोभित किया गया है। तो ये थी डॉक्टर शिखा प्रकाश का परिचय हमने आपको दिया। अगर आप आयुर्वेद के जरिए कोरोना के बाद के देखभाल की जानकारी और डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और फोन नंबर्स भी हम आपको बता देते हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। 8377009636 और उसके अलावा दूसरा नंबर भी है 8377009645। ये फोन लाइन्स हैं जिन पर कॉल करके आप बाकायदा डॉक्टर साहिबा से जान सकते हैं कि किस तरीके से देखभाल करनी बहुत जरूरी होती है और क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टर शिखा इस वक्त सभी परिस्थितियों से वाकिफ हैं, जानते हैं पैंडेमिक कितना खतरनाक है और उसके साथ साथ इसकी गंभीरता कितनी है, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना को लेकर आखिर आयुर्वेद की क्या व्याख्या है, क्या मानता है आयुर्वेद कोरोना को लेकर। नमस्कार प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत स्वागत के लिए। एंड इस हमारी के बीच आयुर्वेद का एक बहुत विशेष रोल है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सभी तरह के कोरोना केसेस में आयुर्वेद अपने तरीके से परचम लहरा रहा है। और जैसे कि आज हम बात करेंगे कि कैसे हम घर पे कोरोना का केयर कर सकते हैं, आयुर्वेद के जो हमारे सिद्धांत है उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, उसके अंतर्गत हम बातें करेंगे। मैं जो कहना चाहूंगी कि क्योंकि अभी तक जो बातें हमारे सामने आई है कि 98% लोग अभी भी माइल्ड केसेस में हैं जो अपने आप ठीक होते हैं, और उसमें अगर हम आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करें, जहाँ पे हमारी दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या है, इन सब चीजों का पालन करें तो मरीज जल्दी रिकवर भी करता है। आयुर्वेद में सीवियर केसेस के भी इलाज अगर हम देखें तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत मैं यही सलाह दूंगी कि किसी विशेषज्ञ के अंतर्गत या किसी रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक फिजिशियन के साथ ही आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बिल्कुल,
यानी कि सेल्फ मेडिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि जब भी आपको सिम्टम्स मिले तो आप सीधे डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लेकिन आयुर्वेद पद्धति की अगर बात की जाए तो कोरोना का ट्रीटमेंट, कोविड-19 का ट्रीटमेंट क्या आयुर्वेद से संभव है, और अगर है तो किस तरीके से? आयुर्वेद से कोरोना का ट्रीटमेंट बेहद संभव है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे हम देखते हैं कि जैसे ब्रेथलेसनेस हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप कर रहा है या कई तरह की कॉम्प्लिकेशन है, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम इसमें अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन मेरा जो कहना यही रहेगा कि लोग जैसे कई तरह की इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट्स हैं या हम पढ़ पढ़ के अपना इलाज घर पे कर रहे हैं, वो करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। आयुर्वेद के जो मेन तथ्य जो हम घर पे कर सकते हैं, जिसमें है कि अपना हमने गर्म पानी पीना है, गागल्स करने हैं, स्टीम लेनी है, नियमित भोजन लेना है, बैलेंस डाइट लेनी है और हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखना है। ये कुछ विशेष तरह की जो चीजें हैं जो हमारे दिनचर्या में मेंशन्ड है, उसका जरूर फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन क्या आपका खुद का कोई ऐसा अनुभव रहा हो जिसमें बाकायदा जो कोरोना संक्रमित मरीज हो उसको आयुर्वेद की पद्धति के जरिए उसको ठीक किया गया हो? मेरी मदर को खुद जब कोविड हुआ लास्ट मंथ, तो वो काफी क्रिटिकल थी और मैंने उनका घर पे ही इलाज किया, जिसके अंतर्गत जो हमारी रस औषधियाँ होती हैं, जिसमें अदरक वसम इत्यादि है, स्वर्ण वसन मालती है और घर का बना हुआ च्यवनप्राश है, सीतोपलादी आदि चूर्ण है, इन सब का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी माता जी का घर पे ही इलाज किया और लगभग 10-12 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक हुई। तो मैं ये कहूंगी कि 60 साल के ऊपर के भी मरीज अगर तरीके से इलाज किया जाए और उसको मेंटेन किया जाए, साथ में संपूर्ण न्यूट्रिशियस खाना दिया जाए और केयर किया जाए मरीज का, तो मरीज आयुर्वेद पद्धति से भी काफी हद तक रिकवर करता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर शिखा, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना से तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ब्लैक फंगस की समस्या सामने आ रही है और खास तौर पे अगर देखा जाए तो बाकायदा रिसर्च में ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि कोरोना से ठीक होने के बाद डायबिटीज की भी समस्या बढ़ गई है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना के बाद मरीजों की देखभाल जब घरों में होती है तो उस दौरान क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? जो इतना फैल रहा है, साथ में हम देख रहे हैं जब फैटालिटीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई कोमॉर्बिड डिजीज है। कोमॉर्बिड का ये मतलब नहीं कि आपको डायबिटीज होनी चाहिए या आपको हाइपरटेंशन होना चाहिए। जो लोग स्थूल है या फिर जिनमें ओबेसिटी है, उन सब में इस तरह की प्रॉब्लम्स अमूमन देखी जा रही है। मेरे नोन में ही एक बच्चा है जिसका ओवरवेट था और उसको अचानक कोरोना के होते होते किडनी फेलियर भी हो गया। लेकिन उसके लिए जो प्रॉब्लम रही वो किडनी फेलियर हुआ क्योंकि वो ओबीस था, उसके और भी कई सारे फैक्टर्स थे। तो जब हमारी बॉडी नेचुरल फॉर्म में हेल्दी नहीं रहती, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने की बहुत संभावनाएं रहती है। तो कोरोना का जो समय है हमें ये सिखा रहा है कि नेचुरली भी हमें कोरोना के अलावा भी अपनी सेहत पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज ये वायरस है तो आज हम अपना ख्याल कर रहे हैं, इम्यूनिटी वाली चीजें खा रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती है। आप रोज जो काम करते हैं, कैसे आप आपकी निद्रा कैसी है, आप किस तरह का खान पान खाते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी मानसिकता कैसी है, ये सभी आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करता है। बिल्कुल डॉक्टर शिखा प्रकाश, अभी जिस तरीके से आपने कहा अभी कि जो इम्यूनिटी होती है वो एक दिन में बिल्डअप नहीं होती, बल्कि एक समय लगता है और आपको उस चीज़ को, रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर उसकी बात की जाए इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए आयुर्वेद के जरिए भी कोई रास्ता है ताकि जो आपकी इम्यूनिटी है वो लगातार स्ट्रांग होती जाए, मजबूत होती जाए? देखिए, आयुर्वेद का जो पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वास्थ्य व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करे, जिसके लिए बहुत ही सिंपल सिद्धांत बताए गए हैं कि हम अपने दिनचर्या का पालन करें, कि एक ही समय पे सोएं, एक ही समय पे उठें, रोज सुबह उठ के कुछ हल्का व्यायाम करें, उष्ण जल का सेवन करें। हम ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि हमें टाइम पर ही मलत्याग करें। कुछ आजकल के अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो सभी लोग ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते हैं या उनका बाउल मूवमेंट नहीं होता। तो कुछ बेसिक्स अगर हम फॉलो करते हैं कि अपने ऋतु के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से खान पान खाते रहे, तो आयुर्वेद के बहुत सिंपल से हम बोलेंगे कि फंडे हैं। और हेल्थ को आज के टाइम पे अगर हम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दें तो वो हम लोग के लिए कंफ्यूजन का ही विषय है। घर का बना हुआ भोजन खाएं, समय पे खाएं, क्योंकि अब जब लॉकडाउन हो गया हम सभी लोग घर का ही खाना खा रहे हैं। लेकिन जब लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं थी और हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई हफ्ते में 10 मील भी अपने घर पे खा रहा था। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर आप लॉकडाउन के दौरान घर का खाना खा रहे हैं तो उसको सिर्फ लॉकडाउन नहीं बल्कि आगे भी जब लॉकडाउन खुले भी और जब कोरोना ना भी रहे, अगर हम उससे पार पा भी लेते हैं, उस दौरान भी दिनचर्या को सुधारने की जरूरत है और इसी तरीके से घर के खाने पे ही फोकस करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर शिखा प्रकाश एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि देखिए संभावना है
आयुर्वेद में भी कोरोना के इलाज को लेकर भी, और खासतौर पर अगर आप कोरोना से ठीक हो जाते हैं तो उस दौरान आपको और भी ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है, जो कि आपने बताया भी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है कोरोना के इलाज में। देखिए, आयुर्वेद में कई तरह की जड़ी बूटियां हैं और आयुर्वेद में भी कई भाग हैं। जैसे कि हम लोग कई बार कई तरह के जो भस्में हैं, कई तरह के मेटल्स, उसका भी उपयोग किया जाता है। जैसे आयुर्वेद में अगर हम चिकित्सा में देखा जाए, कोविड के केसेस में स्वर्ण भस्म का बहुत ज्यादा उपयोग देखा जा रहा है और वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन है, हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन है, तो अभ्रक भस्म है, आपका स्वर्ण भस्म है। और अगर हम दवाइयों की बात करें या हर्ब्स की बात करें, तो इम्यूनिटी के लिए हम सभी को होता है कि हम गिलोय का इस्तेमाल करते हैं, हम तुलसी का इस्तेमाल करते हैं। कई बार बुखार होता है तो ढोल पुष्पी का इस्तेमाल करते हैं। तो कई तरह की दवाइयां हैं। और जैसे बुखार है तो जैसे शरक पानी का वर्णन है कि कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, बुखार को कम करने के लिए कर सकते हैं। तो हमारे ग्रंथों में सभी कुछ बड़ी क्लियरली मेंशन है, और उसका हम एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के अंदर अगर ढंग से इलाज करें तो कोरोना को हम हरा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना से जंग जीती जा सकती है। लेकिन जैसा कि भी शुरुआत में भी हम बाकायदा बात कर रहे थे कि अब सिर्फ कोरोना ही समस्या नहीं है, कोरोना से चले एक बार पार भी लिया जा रहा है शिखा प्रकाश जी, लेकिन अब ब्लैक फंगस की भी समस्या खड़ी हो गई है। आखिर उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से? देखिए, ब्लैक फंगस के लिए जो मेन चीज है कि उसमें हमें जो हम लोग जो अपरेटिस यूज कर रहे हैं उसको क्लीनलीनेस जरूरी है। क्योंकि जब आपदा आई और सेकेंड वेव जैसे ही कोरोना की आई तो हम लोग इतने इक्विप नहीं थे कि इस महामारी को ऐसे हम डील करते। तो जहां से भी हमें सिलेंडर मिला, ऑक्सीजन मिला, हमने इसका इस्तेमाल किया। जब हाइजीन का इश्यू आया या हमने कोई गलत पानी इस्तेमाल किया, इन सब चीजों से दिक्कतें आने लगी। तो पहली चीज है कि जब भी आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं या कोई मेडिकल इक्विपमेंट अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी की देख रेख में करें, सही तरीके का सिलेंडर इस्तेमाल करें। तो प्रिकॉशन ही सबसे पहले इसका इलाज है। बिल्कुल, यानी कि एहतियात बरतना ही सबसे है, सावधानी जरूरी है। सावधानी अगर बरती जाएगी, एहतियात अगर किया जाएगा तो जाहिर है कि इससे भी निपटा जा सकता है, ब्लैक फंगस से भी पार पाया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी उठता है डॉक्टर शिखा प्रकाश, देखिए इस वक्त कोरोना के टाइम पे अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए भी एक चुनौती अब सामने आने वाली है, जैसे कि बाकायदा चर्चाएं इस वक्त आप भी सुन रही होंगी। तो ऐसे में बच्चों का खान पान कैसा करना चाहिए, जो बुजुर्ग बार हैं घर के अंदर उनका खान पान किस तरीके का होना चाहिए, गर्भवती महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनके लिए भी इस वक्त कोरोना काल में समस्या है, तो उनका खान पान किस तरीके से होना चाहिए, किस तरह का डाइट चार्ट होना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए ग्रोइंग एज होती है और आयुर्वेद के हिसाब से बोला जाता है उनका कफ प्रधान काल होता है, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर होता है इस वक्त। तो उनको अपना घर का खाना खाए, प्रोटीन रिच फूड दें और मैदा इत्यादि की चीजें ना दें, क्योंकि आजकल बच्चे घर पर हैं तो दिन भर भूख लग रही है तो कभी मैगी बना दी, कभी पराठे बना दिए, इस तरीके का खाना ना खिलाएं। एकदम स्ट्रिक्टली बैलेंस डाइट पे ही फोकस करें। और क्योंकि आजकल हम लोग का किसी का भी एक नियमित दिनचर्या नहीं है, ना हम ऑफिस जा रहे हैं, ना हम स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेजेस जा रहे हैं, तो उस वजह से मैं सभी पेरेंट्स को अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चों का एक नियमित एक टाइम टेबल जरूर बनाए कि इसी समय सोना है, इसी समय खाना है, इसी समय उठना है। तो जब हम इन सब चीजों को ध्यान से रखते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है, हमारे जो स्टमक में जो अग्नि होती है वो प्रदीप्त रहती है, और जो अपने में ही इतनी बलवर्धक है कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है। तो पहली चीज मैं जो बच्चों के लिए बोल रही हूँ, घर का स्वास्थ्य न्यूट्रिशियस खाना जरूर खाएं और एक दिनचर्या मेंटेन करें। बच्चों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एक जगह बैठे रहते हैं तो आजकल ओबेसिटी भी बच्चों में बहुत दिखती है, तो वो हल्की फुल्की अपनी एक्सरसाइज करते रहे। जो लोगों ने अभी कोविड से अभी रिकवर किया है उन लोगों को इस समय एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उस पर भी विशेष ध्यान देंगे। और अगर बच्चे छोटे हैं और उनको किसी तरह की एलर्जीज रहती है उस पर फोकस करें, और उनका विटामिन डी लेवल जरूर चेक करें, क्योंकि मैंने देखा है आमतौर पे बच्चों का आज के दिन में, क्योंकि बाहर धूप में नहीं जाते हैं, घर पे ही रहते हैं, खेलते हैं मोबाइल वगैरह पे, तो उनका विटामिन डी लेवल भी बहुत कम है। तो विटामिन डी लेवल पे भी जरूर ध्यान दें। बिल्कुल, और जहां तक ये तो बच्चों की बात हुई, लेकिन अगर गर्भवती महिलाओं की बात की जाए, घर के बुजुर्गवार की बात की जाए, और खासतौर पे अगर देखा जाए तो जो लोग रोजाना घर से बाहर निकल रहे हैं कमाई के लिए, रोजी रोटी के लिए, उनके लिए भी क्या कुछ खास तौर पे निर्देश रहने वाले हैं डाइट के चलते? देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए एक सबसे जो मैं इम्पोर्टेंट एक बात कहना चाहूंगी कि अपने अनीमिया को जरूर वो एड्रेस करें। अगर आपके अंदर खून की कमी रहेगी तो आप ऑटोमेटिकली जल्दी थकेंगे और किसी भी तरह के इन्फेक्शन को आप जल्दी ग्रास्प करेंगे। तो अपना हीमोग्लोबिन लेवल जरूर चेक कराएं। अगर डॉक्टर्स ने आपको कुछ आयरन सप्लीमेंटेशन दिया है या ऐसी कोई दवा दी है या फॉलिक एसिड दी है, उसका नियमित रूप से फॉलो करें। जैसे खट्टे फल जरूर खाएं, विटामिन सी का इंटेक रखें। अगर हम सोचते हैं कि हमने एक मल्टीविटामिन की टैबलेट खा ली और हमारी इम्यूनिटी मेंटेन्ड है, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। किसी भी टैबलेट को खाने से अगर आपका गट सही नहीं है, तो आपका एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा, तब तो आपको फायदा नहीं करेगा। तो आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ कैसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं या घर वालों के लिए सामान लेने जा रहे हैं या अपने किसी भी वजह से जा रहे हैं, सबसे पहले तो मास्क का जरूर प्रयोग करें। डबल मास्क बहुत हद तक कारगर है। और जब भी बाहर से आते हैं अपना सामान अलग रखें, आइसोलेशन मेंटेन करें, हाथ जरूर धोएं और कभी भी खाली पेट घर से बाहर न निकलें। के जोशी जी सवाल पूछिए अपना। हेलो। जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार। मैं पूछूं सवाल? जी बिल्कुल, और आपके यहाँ जो टेलीविजन रखा हुआ है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए। हाँ, वॉल्यूम कम कर ले। वॉल्यूम कम कर दे। एक मिनट, वॉल्यूम कम कर दे। जी, सवाल पूछिए जल्दी से अपना। हाँ, वो मैं जानना ये चाह रहा था कि एक कोई डॉक्टर वलीद से सुना था मैंने टेलीविजन में कि ज्यादा गिलोय लेने से नुकसान होता है, क्या ये सच है? जी, डॉक्टर शिखा प्रकाश। हेलो। मेरे को आवाज नहीं आ रही है। वो पूछ रहे हैं कि ज्यादा गिलोय लेने से क्या समस्या हो सकती है, नुकसान हो सकता है कोई? किसी भी वही मैंने कहा, किसी भी चीज का ऐसे अति करना हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। आपका बल कितना है, आपका वजन कितना है, आपकी उम्र कितनी है, उस हिसाब से हमें कोई भी काढ़ा लेना चाहिए। हाँ, वो लिमिट पे पूछ रहे हैं कि गिलोय सेफ तो है लेना? गिलोय बिल्कुल सेफ है लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ताजा गिलोय मिलता है वो ज्यादा बेहतर है। इस मौसम में गिलोय आपको आराम से मिल भी जाएगा, लेकिन किसी भी चीज की अति ना करें। लास्ट ईयर भी जब मैंने देखा था अपनी प्रैक्टिस में, जब हमने काढ़ा पीना शुरू किया तो कुछ लोगों ने इतना ओवर काढ़ा पिया कि लोगों को गैस्ट्राइटिस भी हो गई। तो कॉम्बिनेशन का भी हमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए और अति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि विकी जोशी साहब को उनका जवाब मिल गया होगा कि गिलोय का अगर आप इस्तेमाल करें तो ताज़ा गिलोय का इस्तेमाल करें और अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की, जैसे कि डॉक्टर शिखा प्रकाश कह भी रही हैं। डॉक्टर शिखा प्रकाश, यहाँ पे एक सवाल और भी है, लोगों के बीच में जहन में रहता है कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयाँ साथ साथ अगर चलें तो किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है क्या? देखिए, इसमें फिर से हमें जानना जरूरी होगा कि किस तरीके की दवाइयां चल रही हैं। अगर आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ हम जैसे स्टेरॉइड इस समय बहुत दिया गया, हालांकि अभी आईसीएमआर ने भी मना किया है कि स्टेरॉइड हम ज्यादा नहीं लें, तो कौन सी दवाइयां चल रही हैं उसके साथ ही हम डिसीजन ले सकेंगे कि इनको साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। कुछ केसेस में इनको साथ दिया जा सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी दिया जा सकता है। तो उसको अगेन वो सेलेक्टिव हो जाता है। लेकिन जो मेरा एक एडवाइस रहता है कि बहुत ज्यादा क्रॉस पैथी ना करें, बहुत सारी चीजों को एक साथ ना करें, क्योंकि कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडीज एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं होती कि इनका ड्रग इंटरेक्शन क्या हो। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो जो क्रॉस पैथी होती है, अगर उसमें ज़रूरत होगी कि डॉक्टर से एक बार कंसल्ट किया जाए और उसके बाद ही इस प्रोसेस में आगे आया जाए। लेकिन कई लोग, अभी जैसे कि आप क्या भी रहती कि आपने अपने प्रैक्टिस में देखा था कि लोगों ने काढ़ा बड़े अजीब तरीके से बनाना शुरू कर दिया था और अति कर दी थी बिल्कुल, जिसके बाद उनको गैस की समस्या शुरू हो गई। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए जो इस वक्त आपको देख और सुन रहे हैं कि आखिर आयुर्वेदिक तरीके से फायदेमंद काढ़ा किस तरीके से बनाया जा सकता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? देखिए, पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगी, जो हमारा हिंदुस्तानी भोजन है, जितने हम मसाले हैं, अगर उसी को हम ढंग से खाते हैं, अपनी काली मिर्ची है, हमारी हल्दी है, अदरक है, सभी सॉल्ट है, ये सभी तरह की चीजें हमारे खाने में नेचुरली पड़ती है। तो अगर हम अपने खाने में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने में ही भरपूर है। अगर लेकिन अदरवाइज जब हम काढ़ा बनाते हैं तो अपना ताजी अदरक है, तुलसी है, काली मिर्च है, इन सबको इस्तेमाल करके चाय की तरह पका के ले सकते हैं। जहां मैंने देखा है कि लोग अगर 4 काली मिर्च के दाने डालें और 10 काली मिर्ची के दाने डालें कि ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो ये सब तरह की जो चीजें होती हैं, मेरे को लगता है कि इनकी जरूरत नहीं होती है। और हमें अपने स्वास्थ्य से ही पता लग सकता है कि हम कैसे कितना वो स्ट्रांग है। और एक और चीज जो मैं विशेष रूप में बोलूंगी कि लोग शहद को भी बहुत गर्म पानी में खुला कर लेते हैं, कि हम काढ़े में मीठे के जगह शहद डाल रहे हैं इस समय, कि शहद भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि शहद को कभी भी खुलाएं नहीं या गर्म पानी में ऐसा ना डालें कि खौलते हुए पानी में डालें। तो एक चीज का ये भी मैं लोगों को वार्न करना चाहूंगी कि शहद को बहुत तेज गर्म पानी में ना डालें। बिल्कुल, ये एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन अभी लोग काढ़ा तो पीते हैं, लेकिन कोरोना में फायदेमंद किस तरीके से है काढ़ा पीना? कोरोना में आखिर किस तरीके से फायदेमंद होता है, डॉक्टर शिखा प्रकाश? जो हमारी बॉडी में जो दोष बढ़ जाते हैं, तो जो काढ़ा होता है उसके शमन में वो फायदेमंद है। जो कोरोना के काल में जैसे काढ़ा है, उसमें आप हल्दी है, गिलोय है, इन सब चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वक्त क्योंकि मौसम भी काफी गर्म है, तो ज्यादा मैं काढ़ा पीना एडवाइस नहीं करूंगी। जी बिल्कुल, यानी कि अगर ज़रूरत है कि जितनी ज़रूरत है तभी आप काढ़े का इस्तेमाल करें, लेकिन गर्मी के समय में आप काढ़े को ज़्यादा महत्व देने की बात नहीं करें। लेकिन क्या गर्म पानी की अगर आ रही है, भाप लेने जो लोग ले रहे हैं, फिलहाल कहा जा रहा है कि स्टीम लीजिए, ये फायदेमंद है, खासतौर पर जब गर्मी शुरू हो चुकी है। मालिश किस हद तक फायदेमंद है? बिल्कुल बिल्कुल।
गरारे बहुत हद तक फायदेमंद है। नमक के पानी के गरारे कर सकते हैं हम लोग। एक बार जैसे कोविड के बाद भी बहुत लोग को बहुत लंबे समय तक खांसी रह रही है, तो मैंने ये भी देखा है। तो उस केस में अगर मैं देखती हूँ कि हमारी जो कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जैसे कि सीतोपलादी चूर्ण है, इसका बहुत हद तक फायदा मिलता है। च्यवनप्राश का बहुत फायदा है। अगर सुबह उठ के खाली पेट हम च्यवनप्राश का कंजम्पशन करते हैं तो प्रोलॉन्ग खांसी या पोस्ट कोविड जो फटीग है उसमें भी बहुत पेशेंट्स को फायदा मिल रहा है। और हिमालय की सेप्टेरिन करके दवाई आती है, उसमें भी खांसी में बहुत हद तक फायदा देती है। बिल्कुल, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसे आखिर आयुर्वेद के जरिए कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या फॉर्मूला है उसका? जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारा जो दिनचर्या है, खान पान है, हमारा रहन सहन है, निद्रा का बहुत रोल है। क्योंकि इस बार जो हम देख रहे हैं कि इतना जो एकदम से सेकंड वेव आया, हम लोग मानसिक तौर पे इतने डिस्टर्ब हुए थे सभी लोग, क्योंकि किसी ना किसी को जरूर खोया है। तो जब हमारा मेंटल लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो कुछ दवाइयां हैं जो रेगुलर रूप में हम ले सकते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, लेकिन वो भी पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक होंगी। हर फिजिशियन की कुछ पसंदीदा दवाइयां होती, मेरी भी कुछ है जो मैं अपने हर मरीज को रिकमेंड करती हूँ, जो वैरी करती है। जी बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो नींद की भी भूमिका है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपने कहा। लेकिन इसके अलावा जो सबसे अहम चीज इस बार कोरोना में देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो ऑक्सीजन को लेकर हो, सांस लेने को लेकर हो, फेफड़ों का यानी कि लंग्स का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के पद्धति से हम किस तरीके से अपने लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं? आयुर्वेद की पद्धति से सबसे पहले तो हमारा जो खाना है, जो कि प्रोटीन रिच खाना बहुत जरूरी है, और अच्छे क्वालिटी का फैट खाना बहुत जरूरी है। कि अच्छी क्वालिटी का, जैसे हमने घी खाया या बटर खाया, वो बहुत जरूरी है क्योंकि लुब्रिकेशन हमको देता है। दूसरी चीज मैं आऊंगी एक्सरसाइज पे, व्यायाम। क्योंकि हमारी जो लंग की कैपेसिटी है, जब हम इनहेल एक्सेल करते हैं, तो लंग की हेल्थ अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एकदम हर एल्वियोलाई हमारा एक्सपैंड करता है, और लंग कैपेसिटी हमारी इंप्रूव करती है। बिल्कुल। लेकिन इसमें भी मैं बोलूंगी, जब हमें कोविड से हम इन्फेक्ट होते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि हम कोविड इन्फेक्टेड, लेकिन हमें बहुत ज्यादा व्यायाम करें कि लंग हमारा इम्प्रूव होगा। लेकिन किसी भी तरीके का व्यायाम अगर आप इन्फेक्टेड हैं या बीमार है, उस वक्त आप बिल्कुल बंद करें। बहुत हद तक अगर आपको कुछ करना है तो थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम आप घर पे करें। उसके अलावा आप किसी भी तरीके की जरूरत से ज्यादा व्यायाम नहीं होना चाहिए, व्यायाम ना करें। और आप कोविड से अगर रिकवर भी कर गए, भले आप पहले एक्सरसाइज करते हो, तो 15-20 दिन का बिल्कुल आराम करें, अपने आप को बिल्कुल रिकवर। डॉक्टर शिखा प्रकाश यहाँ पे अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, हमारे दर्शक। पूछिए अनिल, क्या सवाल पूछना है आपको? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल पूछिए जल्दी से। जी जी, ये कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जी चलिए, एक बार फिर से शिखा प्रकाश जी रिपीट कर दीजिए जो आपने बोला था, ताकि वो एक बार सुन ले उस चीज को। हाँ सर, देखिए ऐसी कोई एक जादू की कोई पुड़िया नहीं है या कोई गोली नहीं है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो इम्यूनिटी एक नया फैड बन गया है मेरे हिसाब से, कि ये खा लो इम्यूनिटी बन जाएगी। आप जो रोज दैनिक कार्य में जो रोज करते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसे रहन सहन करते हैं, किस तरह की फल सब्जी खाते हैं, क्या सोचते हैं, कैसी व्यायाम करते हैं, सब आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए बिल्कुल, और जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, जितनी जल्दी आप रिकवर करते हो, आपके इम्यून स्टेटस का हेल्थ बताता है कि इन्फेक्शन हो भी गया तो हम जल्दी रिकवर कर गए। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा प्रकाश हमसे जुड़ने के लिए, और यह जरूरी सलाह मशवरा और साथ ही जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध करवाने के लिए। फिलहाल आयुष्मान भव में ही, बाकी खबरों के लिए अपडेट रहिए पेन के साथ। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।